हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में जाना था। आज हम लोग क्या करेंगे, बाबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने शासक के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य किया, उन्हें कितने योगदान दिए अपने क्षेत्र में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के एक शासक आते हैं बाबर। इनके बारे में हमने कल चर्चा किया था। हमने बाबर के बारे में जाना था कि बाबर किस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में कैसे एंट्री किया और कितने क्षेत्र में आक्रमण किए, कौन कौन क्षेत्र में आक्रमण किया, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, बाबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ कल महत्वपूर्ण बाबर के द्वारा युद्ध किए गए थे उसके बारे में चर्चा किया था। तो जो युद्ध किए गए थे, सबसे पहले उन्होंने जीता था समरकंद वाले क्षेत्र को। इन्होंने दूसरा युद्ध किया था बयाना का युद्ध किया था। तीसरा इन्होंने युद्ध किया पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। बयाना का युद्ध करने से पहले पानीपत का युद्ध किया था, राइट। पानीपत प्रथम का युद्ध। उसके बाद किए थे बयाना का युद्ध। उसके बाद इन्होंने किया था खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और अंतिम जो युद्ध लड़ा गया था इनके द्वारा वो घाघरा का युद्ध था, राइट। तो हमने इन महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में कल गहन तरीके से चर्चा किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, बाबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विस्तार किया, क्या निर्माण कार्य किया, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, राइट। महत्वपूर्ण बिंदु हमने कल बाबर के बारे में बताया था। बाबर की जो आत्मकथा थी, कल हमने जाना था बाबर की आत्मकथा। क्या नाम था, कल बताए थे ना। आत्मकथा था। आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर नामा, राइट। बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था बाबर नामा। ये जो बाबर नामा की जो रचना किया गया था, ये बेसिकली तुर्की भाषा में किया गया था, तुर्की भाषा में। लेकिन जो मुगल वंश की जो भाषा थी, मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी। तो अब इन्होंने इस भाषा को तुर्की में बाबरनामा का ये रचना किया गया था। लेकिन बाबरनामा जो रचना तुर्की भाषा में किया गया था, उसको क्या किया गया, इस फारसी भाषा में लाने के लिए इन्होंने एक अनुवाद, एक व्यक्ति आते हैं, इन्होंने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति आते हैं। फारसी में अनुवाद। हम बाबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करें, ठीक है क्या। इसके पहले हम लोग बाबर के पूरे हम लोग चर्चा बाबर के बारे में सभी चीज़ के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज बाबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फारसी में अनुवाद जो करवाया वो उनका नाम था पायंदा खां और अब्दुल रहीए खान ए खाना। ये क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का जो मुगलों की भाषा क्या थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगलों की भाषा फारसी थी, लेकिन जो बाबरनामा था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। उस तुर्की भाषा का अनुवाद फारसी भाषा में किस व्यक्ति ने किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उन्होंने कौन किया था फारसी भाषा में अनुवाद? तो अबू रहीए खाने खाना और पायंदा खाने मिलकर क्या किया था, और अबू रहीए खाने खाना दोनों मिलकर क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था।
बाबरनामा जो था, इसी भाषा को अब बहुत सारे व्यक्ति आते जो धीरे धीरे भारत के जितने भी क्षेत्र थे, वहाँ के जितने भी शासक थे, अब उन क्षेत्र को पढ़ने के लिए, बाबर के जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, भाषाओं को दूसरे भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। बहुत बहुत सारे लोगों ने किया। तो उनमें से एक व्यक्ति आते हैं, बाबरनामा का अनुवाद करते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद है कि हर व्यक्ति जैसे जैसे आते जाते वैसे से क्या करना, बाबर के बारे में जानकारी के लिए, क्या कि हर क्षेत्र देश का भाषा अलग अलग होती थी। तो बाबर का जो अंग्रेजी भाषा में जो बाबरनामा का अनुवाद किया गया था, वो एनी बेवरेज के द्वारा उस बाबरनामा का अनुवाद कर दिया गया अंग्रेजी भाषा में। लेकिन एनी बेवरेज जब इसको अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया बाबरनामा का। तो उन्होंने क्या कहा, वाक्य ए बाबरी, उन्होंने अपना नाम दे दिया क्या, बाबरनामा का, वाक्य बाबरी। राइट। अगला जो व्यक्ति आता है, जो बाबरनामा का ही अनुवाद अंग्रेजी भाषा में ही किया था, दूसरा व्यक्ति अंग्रेजी में ही अनुवाद किया था, वो थे लीडेन एवं आर्स्किन। लीडेन एवं आर्स्किन ने क्या किया था, बाबरनामा का अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में। दो व्यक्ति आते जो बाबरनामा का अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी भाषा में। अगला जो आता है अनुवाद करने वाले, वो एक फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया, फ्रेंच। बाबरनामा का ही क्या किया, अनुवाद किया, क्योंकि बाबरनामा का जो भाषा, मूल भाषा थी, वो किस में लिखा गया था, वो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो तुर्की भाषा में हर कोई व्यक्ति तुर्क भाषा नहीं जानते हैं, इसीलिए सारे अनुवाद करके वो अपने अनुसार क्या किया, अनुवाद करके पढ़ने के लिए, सहूलियत के लिए उन्हें अनेक भाषाओं में अनुवाद करना शुरू किया। तो फ्रेंच भाषा में जो व्यक्ति अनुवाद किया वो थे पावेत दी कार्तेल, पावेत दी कार्तेले, उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया। राइट। अगला जो हम लोग का मुख्य बिंदु आता है, वो बाबरनामा में ही बताया गया था कि जो बाबर ने उस बाबरनामे में लिखा था, बाबर के बारे में बताया गया था। बाबर ने बताया था कि जो भारत है, भारत एक घनिष्ठ राष्ट्र है, मतलब घनी राष्ट्र का एक प्रदेश है, उन्होंने भारत को बताया था। और साथ ही बताया था कि भारत एक व्यापारियों का जो देश होता है ना, उनके बारे में इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था बाबरनामा में। तो इन्होंने क्या बताया था, भारत को घनी राष्ट्र कहा था। और इन्होंने क्या किया था, फलों का जो राजा होता है, फलों का राजा किसको बताया था, आम को बताया था, फलों का राजा आम को बताया था। और इन्होंने गंगा नदी के बारे में भी इस बाबरनामा में चर्चा किया, गंगा नदी के बारे में। राइट। तो इन्होंने बाबरनामा में इतने सारे इनके बाबरनामे लिखा गया था, जो अनुवाद करने के बाद पता चला कि बाबरनामा में क्या क्या पता चला है। आज हम लोग बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ही बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबर का तो उसके जीवनी के बारे में, उसके आक्रमण के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिए हैं। अगला जो पॉइंट आता है बाबर का ही आता है। अब बाबर के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बाबर का निर्माण कार्य, इन्होंने सबसे पहले कार्य किया,
पहला इन्होंने क्या किया, मुंबई आन पद शैली का विकास किया। सबसे पहले पद शैली का विकास भारत में सर्वप्रथम बाबर के द्वारा किया गया। बाबर के द्वारा किया गया। तो आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में ऐसा कौन से व्यक्ति थे जो मुंबई यान शैली का विकास भारत में सबसे पहले किया गया था। तो आप लोग को लगा बताना होगा क्या, बाबर के द्वारा क्या गया था, मुंबई यान शैली का भारत में सबसे पहले लाया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इनके द्वारा आगरा, यूपी वाले क्षेत्र में आगरा में क्या किया था इन्होंने, आराम बाग का विकास, आराम बाग लगवाया। ये आराम बाग क्या होते थे, चारों तरफ गार्डन लगाया था इन्होंने, राइट। आराम बाग में क्या किए थे, आराम बाग में बाबर को क्या किया था, बाबर को दफनाया गया था। आराम बाग में ही क्या किया गया था, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन बाबर का जो बाबरनामा जो था उसमें लिखा गया था कि मेरी जब मृत्यु होगी तो हमको कहाँ पे दफनाया जाए, काबुल में ही दफनाया जाए। तो यहाँ से क्या किया था, फिर इस क्षेत्र से निकाल करके इन्होंने क्या किया था, बाबर को, इनकी जो शव थी उनको काबुल में फिर ले करके काबुल में दफनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, दफनाया गया। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बाबर को सबसे पहले कहाँ पे दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में। लेकिन उसके बाद जब दूसरा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या बोलेगा कि बाबर को आराम बाग से निकाल करके फिर कहाँ पे इसको ले गया था, तो काबुल के क्षेत्र में ले गया था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, काबुल को क्या किया था, इन्होंने राजधानी बनाया था अपना। देखे थे हम लोग पहले क्लास में, जाना था कि बाबर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो देखे कि 1504 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने, काबुल को जीत करके अपना राजधानी बनाया था। जब 1502 ईस्वी में क्या किया था, शैबानी खलजी के द्वारा इन्हें पराजित का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे ऐसा चाहते थे कि हमारे ऐसे क्षेत्र को कब्जा किया जाए जिससे किसी और के कब्जे में ना हो उस क्षेत्र, राइट। तीसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानीपत। अब बताइए बाबर का मकबरा कहाँ पे होगा, बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाएगा, बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में। याद रखना, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम लोग का आता है निर्माण कार्यों में, इन्होंने क्या किया था, बाबर ने पानीपत वाले क्षेत्र में, पानीपत हम लोग जाने थे, पानीपत के प्रथम युद्ध कर्नाटक वाले क्षेत्र में बाबर ने पानीपत में ईंटों का मस्जिद बनवाया था, ईंटों का मस्जिद बनवाया था, राइट। ये फैक्चुअल सारे पॉइंट है, इसको कुछ समझना नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करना है हमको, दिमाग में रखना है। अगला जो इनके द्वारा किया गया था, एक चित्रकारी आता है, कहाँ के थे वो, फारस के चित्रकारी, फारस के चित्रकारी जिनका नाम था क्या, फारस के जो चित्रकारी थे, इनके बारे में चर्चा जो मिलता है ना, वो बाबरनामा में मिलता है।
एक फारस के चित्रकारी हैं तो उनकी चर्चा कहाँ मिलता है? बाबरनामा में। उस चित्रकारी का नाम था विहजाद था, विहजाद, ठीक है, चित्रकारी का नाम, राइट। अब इनके द्वारा तो कुछ निर्माण कार्य, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमने चर्चा कर लिया। इतने ही से क्वेश्चन, कुछ निर्माण कार्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब मुगल वंश का जो अगला शासक बनेगा, बताइए कौन बनेगा अगला शासक? बाबर का ही कोई? कौन बनेगा बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए अब जानते हैं। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, ठीक है। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। अब उत्तराधिकारी इन लोग का मिलेगा, तो जितने भी पुत्र थे उनको अलग अलग क्षेत्र में क्या दिया जाएगा? शासन के लिए दिया जाएगा, क्षेत्र दिया जाएगा। तो इनके जो पुत्र पहला आते हैं, वो नाम सुने होंगे आप लोग, हुमायूं, दूसरा कामरान, और तीसरा अक्सरी, और चौथा पुत्र था हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अक्सरी, हिंदाल, ये इनके बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो अगला जो बनेगा शासक वो कौन बनेगा? हुमायूं बने। बेसिकली सभी को कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है शासक करने के लिए, कुछ शासक बना दिया जाता है। ये किसी और क्षेत्र के होंगे, ये किसी और क्षेत्र के, ये किसी और क्षेत्र का बना दिया जाता है, ठीक है, शासक बना दिया जाता है। तो आज हम लोग क्या किया, बाबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बाबर के बाद जो अगला शासक जो बनेगा मुगल का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो अगला शासक होगा उसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मज़े में रहिए। ओके, बाय।